नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। इंटरनेट की दुनिया में अपनी बादशाहत कायम कर चुकी याहू जी हां अब बिकने जा रही है। यूएस की टेलीकॉम कंपनी वेराइजन कम्युनिकेशंस ने इंटरनेट कंपनी याहू को खरीदने का ऐलान कर दिया और ये डील $483 करोड़ यानी कि करीब 32,361 करोड़ रुपए में हुई। वेराइजन ने याहू के सर्च और एडवर्टाइजिंग ऑपरेशंस को खरीदा है। इससे पहले 2008 में माइक्रोसॉफ्ट ने याहू को खरीदने के लिए $4400 करोड़ की बोली लगाई थी, लेकिन डील नहीं हो सकी। साल 2000 में .com बबल के फूटने से पहले याहू की वैल्यूएशन $10,000 करोड़ थी। याहू की सीईओ मैरिसा मेयर ने कहा कि आज का दिन याहू के लिए बड़ा दिन है, खासकर उनके लिए, और वो याहू में बनी रहेंगी। वो याहू से प्यार करती हैं। गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी से टक्कर लेने के लिए वेराइजन याहू को AOL के साथ मर्ज कर सकती है। वेराइजन ने AOL को पिछले साल $440 करोड़ में खरीदा था। एक वक्त था जब याहू मेल को देखे बिना आपका दिन अधूरा सा होता था। एक समय था जब याहू मैसेंजर हर युवा के दिल पर राज करता था। जब आपने और हमने इंटरनेट के बारे में जाना तो सबसे पहला नाम याहू का ही सामने आया। आज वही याहू इतिहास का हिस्सा बनने जा रही है। याहू जल्द ही वेराइजन की होने वाली है। यूएस की टेलीकॉम कंपनी वेराइजन $483 करोड़ यानी करीब 32,361 करोड़ रुपए में याहू का सर्च और एडवर्टाइजिंग ऑपरेशंस खरीदेगी। यह डील 2017 की पहली तिमाही में पूरी होगी। इस सौदे के तहत वेराइजन की याहू की एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी टूल के साथ सर्च, मेल और मैसेंजर तक पहुंच हो जाएगी। इस डील के बाद याहू का नाम भी बदल सकता है। गूगल और फेसबुक को टक्कर देने के लिए वेराइजन याहू को AOL के साथ मर्ज कर सकती है। वेराइजन ने पिछले साल AOL को खरीदा था। याहू के साथ डील में अलीबाबा के शेयर्स और कैश शामिल नहीं है। याहू जापान के शेयर भी इस डील का हिस्सा नहीं है। याहू की नॉन कोर पेटेंट भी इस डील में शामिल नहीं है। याहू की कन्वर्टेबल नोट्स भी डील का हिस्सा नहीं है। अब याहू की महज 15% हिस्सेदारी ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड और 35.5% हिस्सेदारी याहू जापान कॉर्पोरेशन में बची है। यानी 2017 में याहू बीते जमाने की बात हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे सहयोगी दिनेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, इस डील को आप किस तरीके से देख रहे हैं इंटरनेट की दुनिया के लिए? जी बिल्कुल शिल्पा, करीब 20 साल पुरानी एक कंपनी है और काफ़ी समय से कंपनी काफ़ी जूझ रही थी अपने आप को दोबारा से इस्टेब्लिश करने के लिए। और जैसे कि आपने बताया कि साल 2000 में इसकी वैल्यूएशन हुई थी $100 बिलियन और 2008 में जहां माइक्रोसॉफ्ट इसे करीब $44 बिलियन में ख़रीदना चाहता था, लेकिन वहां भी ये डील हो नहीं पाई। लेकिन फाइनली आज इसकी डील हुई है $4.8 बिलियन में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वेराइजन एक टेलीकॉम कंपनी काफ़ी यूएस की काफ़ी बड़ी कंपनी है, और लेकिन तब भी ये काफ़ी कुछ अभी मुनाफा नहीं कमा पा रही थी, और इसीलिए इस कंपनी ने अभी याहू को खरीदा है, जिससे कि ये डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केट में, जहां सिर्फ गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज हैं, फेसबुक जैसी कंपनीज हैं जो अभी बड़े प्लेयर्स मानी जाती हैं, तो वहां पर उस स्पेक्ट्रम में ये अपनी इमेज और अपना मुनाफा बनाना चाहती है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अब ये देखना होगा कि आखिर कितनी जल्दी याहू को खरीदने के बाद वेराइजन मुनाफा कमा पाती है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त फोन लाइन पर आर चंद्रशेखर, नेस्कॉम प्रेसिडेंट, जुड़ रहे हैं। आर चंद्रशेखर जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। इंटरनेट, इस डील के बाद इंटरनेट के डायनेमिक्स में किस तरीके का बदलाव देखा जा सकता है? आप इस डील को कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो याहू गूगल के का मुकाबला में नहीं टिक पा रहे थे, और एज अ सर्च इंजन वो काफ़ी, उनका मार्केट शेयर बहुत गिर गया था। दूसरी बात यह है कि वेराइजन एक टेलीकॉम प्लेयर है जो उनको ये डिजिटल एडवर्टाइजिंग में और एक मोबाइल मीडिया कंपनी के रूप में चेंज करना चाह रहे थे, और इसीलिए ये एक्विजिशन दोनों के लिए एक तरह से एक कन्वीनियंट मैरिज कहा जा सकता है।
और ये याहू का डील एस्टिमेट कर रहे थे कि करीब $6 बिलियन तक हो सकता है, पर अभी करीब $4.8 बिलियन का डील हुआ है। पर इसमें ये इनका जो पेटेंट्स है वो शायद शामिल नहीं है और जिसका अलग सा वैल्यूएशन और अलग सा सेल होने का संभावना है। जी, आप रह रहे हैं हमारे साथ मोहनदास भाई भी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ है। मोहनदास भाई, वेलकम टू जी बिजनेस। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस डील के बाद आपको लगता है कि फेसबुक और गूगल को भी कड़ी टक्कर मिलने जा रही है? मैं समझता हूँ कि वेराइजन के लिए बहुत अच्छा डील है, लेकिन अगर वेराइजन फेसबुक और गूगल के साथ कॉम्पीट करेगा ये तो देखना पड़ेगा। वेराइजन के लिए वैल्यू एडेड सर्विसेज, कंटेंट और वो रीच जो था याहू में वो लेकर बिजनेस डालने के लिए उनको वैल्यू एडेड सर्विस में जाने के लिए बहुत अच्छा ब्रेक मिला है। और 5 बिलियन तो एक चीप वैल्यू है, ज्यादा वैल्यू नहीं है। अगर उनको ऐसा लार्ज ऑडियंस उनको ही करना पड़ेगा तो बहुत मिलेगा। लेकिन फेसबुक में तो 1.5 बिलियन मेंबर्स है, गूगल तो अभी एक लैंग्वेज वर्ड बन गया है, उनसे कॉम्पीट करना मुश्किल है। लेकिन वेराइजन के लिए अच्छा होगा, लेकिन कॉम्पीट करते या नहीं देखना पड़ेगा। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। चंद्रशेखर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू की जहां तक बात आती है तो याहू के लिए शायद वो मुश्किल हो पा रहा था, तो अब वेराइजन के साथ जो ये डील की गई है कितना मुश्किल हो जाएगा और कैसे पॉसिबल होगा इसको मोनेटाइज करना? देखिए, याहू के लिए भी जो इन्होंने जो बिजनेस बिल्डअप किया था कई सालों से, ये सही है कि गूगल के सामने शायद वो टिक नहीं पा रहे थे, पर फिर भी जो वैल्यू था और वो शेयर्स का और जो एसेट्स का वो मोनेटाइज नहीं कर पा रहे थे। तो शेयर होल्डर वैल्यू उनको देने के लिए ये एक कदम उन्होंने उठाया है, जिससे ये वेराइजन और याहू के कॉम्बिनेशन के बाद वेराइजन के लिए भी एक तरह से अच्छा होगा, क्योंकि वो कंटेंट के लिए ढूंढ रहे थे और ये एक मोबाइल मीडिया कंपनी के लिए इस तरह के कंटेंट का फायदा हो सकता है। और याहू के लिए एक लार्जर कस्टमर बेस और कंज्यूमर बेस तक पहुंच पाने में इसका फायदा होगा जी। और इस तरह से एक वैल्यू क्रिएशन हो सकता है। और ये भी देखने को आ रहा है कि जैसे ये डील और ऑक्शन का जो बातचीत चल रहा था याहू के जो ऑक्शन के बारे में करीबन 1 साल से ज्यादा, तो उनका शेयर वैल्यू भी बढ़ गया था, क्योंकि लोग ये समझ पा रहे थे कि ये ऐसा एक अगर कोई एक्विजिशन होगा तो शायद उनके लिए फायदामंद होगा। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए आपका, और सभी खास मेहमान जो हमारे साथ बने हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जीएसटी की बात करते हैं, जिस पर सहमति बनाने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी की कल बैठक होगी और बैठक में जीएसटी के तहत टैक्स रेट और छोटे व्यापारियों के ऊपर ड्यूअल कंट्रोल पर चर्चा होगी। राज्यों ने केंद्र और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी यानी कि NIPFP द्वारा सुझाए गए रेवेन्यू न्यूट्रल रेट पर चिंता जताई है। सुब्रमण्यम पैनल ने जीएसटी रेट 18% के नीचे रखने का प्रस्ताव दिया है, जबकि NIPFP ने जीएसटी रेट 26% के ऊपर रखने का प्रस्ताव दिया है। कल होने वाली बैठक में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम संभावित रेवेन्यू न्यूट्रल रेट पर प्रेजेंटेशन देंगे। जून में कोलकाता में हुई एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में राज्यों ने कहा था कि कम जीएसटी रेट से उन्हें नुकसान होगा। क्या अच्छा देखिए, वो इशू अलग है। वो 7 लाख नोटिस जारी किए हैं, वो इशू अलग है, वो इसके साथ लिंक नहीं है, वो आईडीएस की स्कीम का पार्ट नहीं। तो आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। ये पेनल्टी केवाईसी नियम और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों में ढील बरतने के लिए लगाई गई। इसके अलावा आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी 5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई। बैंक ऑफ बड़ौदा पर पिछले साल उजागर हुए 6100 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में पेनल्टी लगाई गई और आरबीआई के मुताबिक अक्टूबर में 2015 में कुछ बैंक्स में एडवांस इंपोर्ट रेमिटेंस में अनियमितताएं पाई गई। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके बाद बैंक ने आरबीआई को पूरी जानकारी सौंपी थी। तो
तो सरकार ने बिजली बचाने के लिए एलईडी बल्ब क्या बांटने शुरू किए। फर्जीवाड़ा करने वालों ने यहां भी सेंध लगा दी। ऐसी 2 फर्जी वेबसाइट्स का पता चला जो 10 रुपए में 9 वॉट के एलईडी बल्ब बेच रही थी। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी EESL ने उपभोक्ताओं को सावधान किया कि ये वेबसाइट सरकार की उजाला स्कीम से संबंध नहीं रखती और उपभोक्ताओं को इनसे सावधान रहना चाहिए। इन वेबसाइट्स ने एलईडी बल्ब बेचने के लिए प्रधानमंत्री की फोटो का भी इस्तेमाल किया है। अब EESL इन वेबसाइट्स के खिलाफ FIR दर्ज करने जा रही है। ऊर्जा मंत्रालय ने साफ किया कि PMO का इन फर्जी वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं। आपको बता दें, सरकार उजाला स्कीम के तहत सस्ते में एलईडी बल्ब बेच रही है। EESL ने उपभोक्ताओं से कहा कि वो निर्धारित डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से ही एलईडी बल्ब खरीदें। तो NACL घोटाले की जांच कर रही ED NACL के प्रमोटर्स और डिफॉल्टर्स की करीब 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर सकती है। जानकारी के मुताबिक ED ऐसी संपत्तियों को जब्त करेगी जिसे मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने पहले जब्त ना किया हो। ED ने इस मामले में FTIL के फाउंडर जिग्नेश शाह को गिरफ्तार किया, जबकि EOW ने हाल ही में FTIL की कुल 7063 करोड़ रुपए वैल्यू की 831 प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया। इससे पहले भी EOW ने करीब 5000 करोड़ रुपए की डिफॉल्टर्स और NACL के अधिकारियों की संपत्तियां जब्त की थी। ED ने अपनी चार्जशीट में NACL के अधिकारी और डिफॉल्टर्स पर 3721 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज के हेरफेर का आरोप लगाया। FTIL के फाउंडर जिग्नेश शाह ED के कोर्ट के आदेश पर 1 अगस्त तक जेल में है, जबकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी NACL केस में जब्त FTIL की संपत्ति पर स्टे लगाने से इनकार किया। तो आज के कारोबार में बाजारों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली और बाजार 52 हफ्ते की ऊंचाई पर बंद होने में कामयाब रहा। 22 जुलाई 2015 के बाद पहली बार निफ्टी 8600 के पार बंद हुआ, तो वहीं 14 अगस्त 2015 के बाद सेंसेक्स ने 28,000 के पार क्लोजिंग दी। सेंसेक्स 292 अंक और निफ्टी 94 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। तेल, गैस, बैंक, एनर्जी और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज के शेयर्स में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। आज के कारोबार में BSE के सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। मेरे ख्याल से हम एक लेट बुल मार्केट रैली के सॉर्ट ऑफ साइकिल में है, एटलीस्ट ग्लोबली अगर आप देखें, बिकॉज वैल्यूएशंस ग्लोबली बहुत अच्छी नहीं हैं, बट इतनी सारी लिक्विडिटी इंजेक्ट हो रही है ग्लोबल मार्केट्स में, और ब्रेग्जिट जो कि एक नेगेटिव इवेंट रहा, उसके बाद भी मार्केट्स ऊपर चली गई बिकॉज सब लोग यही सोचने लगे कि सेंट्रल बैंक्स हैं और सपोर्ट करेंगे, और वही हो रहा है अभी। पर कितने दिन तक ऐसे चल सकता है? सेंट्रल बैंक्स कितने देर तक लिक्विडिटी सपोर्ट कर सकते हैं? एंड एट दीज वैल्यूएशंस रिस्क रिवॉर्ड जो है मेरे ख्याल से थोड़ा अनफेवरेबल होता जा रहा है। तो चलिए, बाजार में आज तेजी की वजह क्या रही है ये आपको बताते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स इसके लिए जिम्मेदार रहे। विदेशी बाजारों से आज बेहतर संकेत मिले। सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है बाजार में तेजी की और US यूरोजोन के बेहतर PMI आंकड़े। जी हाँ, US और यूरोजोन के बेहतर PMI आंकड़े और अगले महीने बैंक ऑफ इंग्लैंड दरें घटा सकता है। शुक्रवार को बैंक ऑफ जापान से राहत पैकेज की भी उम्मीद की जा रही है और साथ ही GST बिल पारित होने की भी यहाँ पर उम्मीद है। विपक्ष और सत्ता पक्ष में सहमति के संकेत यहाँ पर दिख रहे हैं। मॉनसून के अब तक आंकड़े काफी ज्यादा बेहतर रहे और पहली तिमाही में अब तक नतीजे भी बेहतर रहे हैं। तो बाजार की तेजी की ये तमाम वजह रही हैं आज और सरकारी बैंकों से अच्छे नतीजों की उम्मीद भी की जा रही है। और 13 कंपनीज के मर्जर की खबर से तेल गैस शेयर्स भी दौड़े। कच्चा तेल 2 महीने के निचले स्तर के करीब। तो चलिए, बाजार में आज तेजी क्यों रही है, तमाम वजह थी। और भोपाल बेस्ड कंपनी दिलीप बिल्डकॉन 1 अगस्त से IPO लाने जा रही है। IPO 3 अगस्त तक खुला रहेगा। कंपनी के IPO के जरिए 655 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। IPO का प्राइस बैंड 214 से 219 प्रति शेयर के बीच रहेगा और IPO के जरिए एक लॉट में 65 शेयर के लिए बोली लगाई जा सकेगी। दिलीप बिल्डकॉन एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जिसके पास सड़क, पुल, बांध, नहर, वाटर सप्लाई के 12 राज्यों में 17,530 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं। कंपनी IPO से जुटाई गई रकम के बड़े हिस्से का इस्तेमाल कर्ज चुकाने के लिए करेगी। कंपनी की बैलेंस शीट पे लगभग स्टैंड अलोन पे लगभग 2400 करोड़ का कर्जा है और मेनली दिस इज फॉर इक्विपमेंट, क्योंकि कंपनी फोकस करती है अपना ओन इक्विपमेंट से काम करने का, और जो IPO मनी आ रही है उससे भी कंपनी अपना लोन चुकाएगी एंड इन फ्यूचर द प्रॉफिट्स विल कन्वर्ट आल्सो द डेट हमारी नीचे होगी।